नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इस साल का सेकंड लास्ट डे, दूसरा अंतिम दिन है और आप, मैं, हम सब नए साल की तैयारियां, उसका जश्न मनाने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। कल न्यू ईयर्स ईव भी है और नए साल की शुभकामनाएं देने का संदेशा भी शुरू हो गया है। प्रण भी लिए जा रहे हैं। वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ ही दिन चल पाती हैं, पर यह भी एक शगल है और हर कोई इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में आत्मसात करने की भी कोशिश करता है। लेकिन ये तो नए साल की बात हो गई। नए साल में राजनीतिक रण की तैयारियां भी हो रही हैं। मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं और दो खेमे सामने दिखाई दे रहे हैं। एक बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए, एक कांग्रेस की तथाकथित अगुवाई वाला इंडिया। अब एनडीए में तो तैयारियां जोरों पर हैं भाई। बीजेपी सर्वे सर्वा है जैसे कहेगी, घटक भी मानने को तैयार हैं। जनवरी के अंत तक उम्मीदवारों का ऐलान भी शुरू कर देगा एनडीए, यानी कि खास बीजेपी की अगर मैं बात करूं। उधर इंडिया 16 महीने हो गए हैं, 16। पिछले साल सितंबर में नीतीश कुमार ने यह मुहिम शुरू की थी कि विपक्ष को लामबंद करना है, एकजुट करना है। दिल्ली आए थे वो। उस बात को 16 महीने हो गए। 4 बैठकें हो चुकी हैं इंडिया गठबंधन की, विपक्ष को साथ लाने की। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी दो फाड़ हैं। 2-4 नहीं कर पा रहे। बैठकर 2-4 बातें हो जाएं वो नहीं, आर पार हो रही है। और इसकी वानगी कुछ और मिली आज। और वो किस तरह से? नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं जनता दल यूनाइटेड के। वो कह रहे हैं बिहार मॉडल पूरे भारत में लागू कर दे इंडिया, सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, बड़ा आसान है। सीतामढ़ी से उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस से अभी बातचीत नहीं हुई है और यह मैं किस लिए कह रहा हूं। कांग्रेस ने दरअसल एक नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है, राष्ट्रीय गठजोड़ समिति। उसके संयोजक हैं मुकुल वासनिक, साथ में हैं अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश। 5 सदस्यों की यह कमेटी है। अब इस कमेटी ने आज उत्तर प्रदेश, पंजाब और झारखंड के बारे में बातचीत की। थोड़ा सा नुआंस समझिए। यह कांग्रेस अपने में ही बात कर रही है कि जी पंजाब में हम क्या करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी विपस्सना से लौटे नहीं हैं। वो लौटेंगे 3 तारीख को। अभी ईडी का एक समन भी मुंह बाय खड़ा है उनके सामने। अरविंद से क्या बात हुई है या उनकी टीम से भी बात हो रही है क्या पंजाब को लेकर? और पंजाब पर आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव वो तय करेंगे या कांग्रेस पहले अपनी मांग सामने रखेगी? और कितनी मांग रखेगी? 1 सीट है कुल जमा उनके पास। वहां पर विधायक 2, सांसद 1। 2.36% वोट बैंक सिमट गया 2022 के विधानसभा चुनाव में। 80 सीटें हैं। कांग्रेस 2009 का भी उल्हाना दे सकती है, हम 21 सीट जीत गए थे, पर उस बात को भी अब 14 साल हो चुके हैं, 15वां साल लग गया है। और कल ये बैठक करेंगे बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर। अब बिहार का तो मैंने जिक्र कर दिया, सीतामढ़ी सीट का तो ऐलान कर दिया है। और ये बैठक, ये बल्कि कल हो चुकी है। मेरे प्रोड्यूसर ने अभी मुझे करेक्ट किया। बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर, कल ये बैठक हो चुकी है। पर इस बैठक से साथ साथ संजय राउत कह रहे हैं कि भैया हमारी और एनसीपी की बात हो चुकी है। जो वहां महाविकास अघाड़ी है उसमें से 2 घटक आपस में बात कर रहे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट। और उसमें
शिवसेना कह रही है बीजेपी के साथ भी जब हम थे हमने तो 23 सीटें लड़ी थी। संजय निरुपम कह रहे हैं 23 में से 18 जीते, 18 में से आपके पास अब हैं कितने? आप ऐसे ही थोड़ा तय कर सकते हैं। तो 23 अगर शिवसेना कह रही है हम लड़ेंगे और एनसीपी से बात हो गई, 10-12 एनसीपी भी लड़ेगी, तो 10-12 सीटों पर क्या कांग्रेस तैयार होगी? उधर ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैंने तो अकेले हराया बीजेपी को, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा में भी ज्यादा सीटें ली, और मैं अकेले हरा सकती हूं। अधीर रंजन कह रहे हैं कि ममता और बीजेपी को हमने हराया है, जरूरत पड़ी तो मैं आगे भी यही करूंगा। तो मतलब बड़ी तस्वीर देखिए, नारा क्या है, हुंकार क्या है इंडिया की तरफ से? मोदी को हटाना है, साथ आना है, पर साथ आने में 2-4 करने के बजाय आर पार करते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी एक वानगी आपको पहले दिखाता हूं, फिर कुछ और बातें बताऊंगा किस तरह से महाराष्ट्र में आमने सामने हो गए हैं इंडिया वाले ही। देखिए, हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आती ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीट ही जीती नहीं है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। 2019 में जो रिजल्ट आए थे या फिर जिस तरीके से हम चुनाव लड़े थे, 2024 आते आते सब कुछ बदल गया है। शिवसेना में भयंकर विभाजन हुआ, बिखराव हुआ, एनसीपी में भयंकर विभाजन हुआ, बिखराव हुआ। सच पूछिए तो शिवसेना के पास अपना वोट बैंक कितना है, वोट है कितना, यह भी किसी को नहीं मालूम। ये तो अब चुनाव होगा तो पता चलेगा कौन कितना वोट ला पा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कितना वोट है सबको पता है। तो अब देखिए, ये एक ही परिवार, एक ही गठबंधन की बातें हैं। कांग्रेस कह रही है कितना वोट है शिवसेना के पास किसी को मालूम नहीं, और शिवसेना कह रही है जीरो से शुरू करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। और इसमें एक और दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह कि इन 3 जगह जिनका मैंने खास जिक्र किया है, पश्चिम बंगाल यानी कि ममता बनर्जी का, बिहार नीतीश कुमार का, और महाराष्ट्र का जो मैंने जिक्र किया, एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो सर्वे किया, जिसमें फिर से 300 पार एनडीए होता दिखाई दे रहा है। 295 से 335 सीटें हमारे सर्वे में 2024 का आकलन आया, पर वहां पर कुछ ग्रीन शूट्स भी दिखाई दिए, उम्मीद की किरण दिखी थी इंडिया खेमे के लिए। और वो कहां हुई? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एनडीए को पटकनी देता दिख रहा था। जो 42 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीती थी, शिवसेना साथ थी, वो घटकर 19 से 21 आती दिख रही हैं, आधे में। इंडिया गठबंधन नीतीश की अगुवाई में बिहार में एनडीए को पटकनी दे रहा है, और ममता बनर्जी अपनी पोल पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। यानी कि बीजेपी को वहां पर फायदा नहीं बल्कि थोड़ा सा नुकसान का अंदेशा दिख रहा था हमारे सर्वे में, और वहीं पे इनकी बात नहीं बन रही है। और यह बात मैं आपको फिर से रेखांकित करना चाहूंगा, जो 190 के करीब सीटें हैं, या 200 भी कह सकते हैं उसे आसान अगर आप गणित समझें, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट, वहां पर बीजेपी का सक्सेस रेट 91%, जहां पर त्रिकोणीय और शतरपों का भी पुट आ गया, वहां पर यह घटकर 57% हो जाता है स्ट्राइक रेट, सक्सेस का, सफलता दर बीजेपी की। और जहां चौतरफा मुकाबला हो, शतरप और ज्यादा मजबूत हो, गठबंधन भी हो जहां पर पहले से ही, जैसा बिहार में है, जैसा महाराष्ट्र में है, वहां सक्सेस रेट 2019 में 43% आ गया था। अब कांग्रेस कह रही है अगले साल, एनडीए ने तो अपना पूरा गणित फड़ा लिया है, कांग्रेस कह रही है अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते में अपने घटकों से, अपने सहयोगियों से हम बात करेंगे, और फिर सीट फॉर्मूला जो है शेयरिंग का, उसको भी इजाद कर दिया जाएगा।
अब वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और जो ये संकेत मिल रहे हैं ये किस तरह की राजनीति के समीकरणों का एक खाका खींच रहे, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जिसकी वानगी मैंने आपके सामने पेश कर दी है शुरुआती संबोधन में ही, मोदी हटाओ की हुंकार, सीट बंटवारे पर आर पार, और इंडिया को जनवरी का इंतजार, एनडीए दिसंबर में ही तैयार। चर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में आज मैंने किसी को भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे को नहीं बुलाया है, तो स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष, दिबांग भी, दबंग दिबांग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर भी हैं विनोद शर्मा मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। विनोद, ये किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? महाराष्ट्र की, बिहार की और पश्चिम बंगाल की खास बात करें, मोदी को हटाना है, ये हुंकार भी चल रही है, और सीट बंटवारे को लेकर ये तो आर पार वाली स्थिति आ रही है। कोई कह रहा है कांग्रेस 0 से शुरू करेगी, कांग्रेस कह रही है हमें पता ही नहीं ताकत कितनी है, अपने ही घटक के बारे में पूरा भरोसा नहीं है। ये किस तरह की तस्वीर पेश हो रही है? अंग्रेजी में संदीप जी इसको ब्रिंकमैनशिप बोलते हैं। जब भी कोई बातचीत शुरू होने वाली होती है उसमें हर पार्टी अपनी अपनी फंडामेंटल पोजीशन बताती है। अब आपने 3 राज्यों के नाम लिए, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस सेकेंडरी फोर्स है ना, प्राइमरी फोर्स तो नहीं है। और जहां पर प्राइमरी फोर्स नहीं है वहां पर जो प्राइमरी फोर्सेस हैं वो मापदंड तय करेंगी। आपने बड़ा तूल दिया इस बात को कि सीतामढ़ी से कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है जनता दल यूनाइटेड ने। आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया जो सुनील कुमार पिंटू हैं, जो 2019 में एक सांझे खाते में बीजेपी से इधर आ गए थे और परस्पर बयान दे रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, माननीय प्रधानमंत्री के पक्ष में। तो उसको चेकमेट करने के लिए उसने तो तैयारी शुरू कर दी थी वहां पर पिंटू साहब ने, सीतामढ़ी में इलेक्शन फिर से लड़ने की। तो जेडीयू ने अपने हिसाब से, उसके खाते की सीट है भाई, और उसने अपने हिसाब से वहां जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन है देवेश ठाकुर, उनका नाम प्रस्तुत कर दिया है। अब मुझे तो इसमें कोई बात अनुचित नजर नहीं आती। देखिए, बात यह है कि कोalition पॉलिटिक्स बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है और हमने कई साल इसको देखा है बहुत नजदीक से, और इसमें एक राय बनाना मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज जो ये कर सकते हैं, और मैं ये बार बार कहता रहा हूं इंडिया अलायंस के लोगों को, कि देखिए आप एक ही तर्ज पे बात करें। सीट शेयरिंग को मीडिया में थोड़ी डिस्कस किया जाता है। अब संजय राउत साहब तो पत्रकार हैं स्वयं, तो उनकी उत्सुकता मैं समझ सकता हूं। मैं स्वयं पत्रकार हूं, मुझे खबर मिलेगी जैसे कि आप चला रहे हैं, मैं भी उसका कुछ उसके बारे में लिखूंगा अगर मतभेद होंगे तो। लेकिन अगर कोalition की नजर से आप देखें चौधरी साहब जी, तो इन लोगों को एक तर्ज पे बात करनी चाहिए। नहीं, पत्रकार तो संजय निरुपम भी रहे हैं विनोद भाई, उसी की तो वो संजय निरुपम भी कह रहे हैं कि शिवसेना की कितनी ताकत है किसी को मालूम ही नहीं, एक दूसरे को ही आईना दिखा रहे हैं और अब बदसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं एक दूसरे की। संजय निरुपम साहब जो हैं वो भी हमारे मित्र रहे हैं, मैं उनको बड़ी इज्जत से कहना चाहता हूं कि वो मार्जिनलाइज्ड हैं आज के दिन, कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में भी हाशिए पे हैं, और पहले वो शिवसेना में हुआ करते थे जहां तक मेरी याददाश्त मुझे मदद कर रही है। तो देखिए, हम इन लोगों के बयान पे ना जाएं। हम जैसे कि ये इस तरह की स्थिति है कि जहां पर 2 मुल्कों में कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत चल रही है, तो उसमें जो बयान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आता है उसको ही आधिकारिक मानना चाहिए। वैसे तो कई लोग देते रहते हैं बयान। हाँ। तो मेरा यह मानना है कि ये ब्रिंकमैनशिप चल रही है, अभी बातचीत का दौर शुरू नहीं हुआ है।
आज के दिन कांग्रेस अंदरूनी अपनी बातचीत कर रही है, अपने स्टेट लीडर्स को बुलाकर उनसे बातचीत कर रही है, और उसके बाद उसकी आउटरीच जो होगी वो सहयोगी दलों के लिए होगी, इंडिया अलायंस के जो सहयोगी नहीं, दल आपने हैं। और ब्रिंकमैनशिप मैं जो शब्द इस्तेमाल किया विनोद, मतलब नूरा कुश्ती चल हाँ, रही है, एक दूसरे नहीं की ताकत का ब्रिंकमैनशिप, भी। नहीं, ब्रिंकमैनशिप नूरा कुश्ती नहीं कहते हैं, मैं वो शब्द उसको नहीं कहते पकड़ हैं। पा रहा हूं, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, उसको जैसे मुट्ठी लड़ाते हैं ना, उस तरह से शुरू हाँ, शुरू में। देखिए, ऐसा होता है कि बातचीत के दौरान, जैसे आप आज के दिन ये कह रहे हैं कि अगर बातचीत मिसाल के तौर पे ऐसे मुद्दे पे बातचीत हो रही हो जहां पर हम अधिकार जता रहे हैं किसी ऐसे क्षेत्र पे जो किसी और मुल्क के कब्जे में है, और हम कह रहे हैं उसको वापस ले लेंगे, अगर कभी उस पर बातचीत होती है तो मध्य का रास्ता निकलेगा ना। टेरिटोरियल बाउंड्रीज तो ऐसी आसानी से बदल नहीं जाती। तो इज़न्ट द तो टाइम रनिंग इसलिए आउट? वक्त तेजी से, देखिए वक्त का पहिया भी तेजी से घूम रहा है। अभी वो नेशनल देखिए अलायंस देखिए कमेटी जो है कांग्रेस की, वो आपस में ही बात कर रही है। देखिए ऐसा है कि ये बात आपकी सच है संदीप, कि उनका टाइम इज रनिंग अवे, टाइम इज दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये बात सच है आपकी, बिल्कुल सच है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप तो बड़े संजीदा पत्रकार हैं, और आपको तो विनोद दुआ ने सिखाया पत्रकारिता, तो आप इतने थोड़ा समय दीजिए। ये कलिष्ठ मामला है, बहुत कठिन है, डगर पर घटकी इन लोगों के लिए। तो इन ऐसे ही हम उनको खारिज ना कर दें। हो सकता है ये कोई फॉर्मूला, इनके पास फॉर्मूला तो है, ये मान चुके हैं कि जो पार्टी ज्यादा मजबूत है आज के दिन, जिसके पास आंकड़े हैं इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, इन टर्म्स ऑफ एमपीज एमएलए, वो पार्टी जो है वो प्राइम पोजीशन अदा करेगी, प्राइम रोल अदा करेगी स्टेट लेवल पर। और वो तीन पार्टियां जो, तो आपने तीन स्टेट जिनका नाम गिनाया है, उसमें कांग्रेस सेकेंडरी फोर्स है, प्राइमरी फोर्स नहीं है। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा विचलित नहीं हूं। हो सकता है कि आप सही हो, लेकिन मेरा यह मानना है कि हमें इनको समय देना चाहिए। समय है वो तो उनका काम है, देखिए जिसका जो काम उसी को साझे, पर हमारा काम है नहीं, पत्रकारिता करना। जो आकलन से पहले मौजूदा नहीं, परिस्थिति संदीप दिखती है उसी का, उसी बेसिस पर संदीप आकलन भी किया जाएगा। नहीं, मैं तो नहीं, हमको सीट थोड़ी मांग रहे हैं उनसे यार, हाँ सुनो जरा। हाँ, हम तो एग्जैक्टली। ये कह रहे हैं कि एक पुख्ता आकलन पे पहुंचने के लिए हमें कुछ स्वयं समय लेना चाहिए, और उनको भी देना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ तो आजकल वो 2 मिनट नूडल्स वाला भी हो गया है मामला, और हम कोई सनसनीखेज पत्रकारिता नहीं करते, खामखा का आकलन भी नहीं करते आशुतोष। पर जो मौजूदा सूरत हाल है भाई, दिसंबर में एनडीए तैयार दिख रहा है और ये जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि भाई कौन कहाँ क्या कर रहा है, और वो पेंच सुलझते भी दिख रहे हैं या और उलझन कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है, रोज नई एक उलझन इंडिया का सबब बन गया है क्या? अब चूंकि विनोद जी ने एक थोड़ी सी कविता पढ़ दी थी, तो मेरा भी मन किया कि मैं भी कुछ पढ़ दूं। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया डूब के जाना है। हाँ। तो आने वाले जो 5 महीने हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए एक दरिया से गुजरने वाला मामला है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन 2-3 चीजें, मैं विनोद की इस राय से सहमत हूं पूरी तरीके से कि जो कोएलिशन पॉलिटिक्स अपने आप में जो है वो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, उसमें विरोधाभास होते हैं, उसमें अंतिम समय तक सीटों को लेके आप कहिए सरफुटअव्वल भी होगा, एक दूसरे को गाली गलौज भी होगी। लेकिन अगर एक मसले पर यह बात स्पष्ट है कि हमको साथ रह के चुनाव लड़ना है, तो देर सवेर उनके बीच में गठबंधन भी हो जाएगा, मुझे इसमें कोई संदेह नजर नहीं आता। और मुझे बल्कि आज की तारीख में जो इंडिया गठबंधन के बीच में जो सीट शेयरिंग है, ये पुराने कोएलिशन पॉलिटिक्स की सीट शेयरिंग की तुलना में ज्यादा आसान दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब पहले की बातें हुआ करती थी, अगर आप 1977 का जिक्र कर लें या 1989 का जिक्र कर लें, तब किसी एक पार्टी की किसी एक राज्य के अंदर वो हैसियत नहीं थी कि वो अपने बल पे वहां सरकार बना सके। आज कम से कम 9 राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकारें हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर 25 सीटें मांगेगी लोकसभा की, तो उससे बड़ी बेवकूफ कोई नहीं होगी। वहां अखिलेश यादव और उनके बीच में सीटों की शेयरिंग हो जाएगी, मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन समझ में नहीं आता है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी से अधीर रंजन कितना भी लड़ लें, लेकिन क्या वो 5 सीट मांगने की उनकी हैसियत है? नहीं है हैसियत है। तो या आम आदमी पार्टी अगर पंजाब के अंदर अगर है, तो आम आदमी पार्टी और
कांग्रेस पार्टी के बीच में कितने भी झगड़े हो जाएं, वो 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में ही आने वाली हैं। क्या वहां भारतीय जनता पार्टी अपने में सीट जीत सकती? क्या अकाली दल सीट जीत सकता? नहीं जीत सकता। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं, एक बड़ा पेंच है। प्रॉब्लम तब आएगी आशुतोष, एक पेंच है राजनीति जो करने आते हैं राजनीतिक दल, वो कोई खैरात की दुकान या धर्मशाला तो किसी ने नहीं खोल रखी कि मेरा वोट बैंक आप ले जाओ। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत दरअसल क्या इस बात को लेकर है, आप कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी के साथ हो जाएगा गठबंधन, कांग्रेस क्या 4-5 सीटों के लिए तैयार हो जाएगी? इसका मतलब आप वॉकओवर दे रहे हो आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में कि ममता ही है वहां सब कुछ, या अखिलेश यादव वो 5-7 सीटों से ज्यादा क्यों देंगे कांग्रेस को, और कांग्रेस क्यों मानेगी? अगर वो मान जाती है तो जिस उत्तर प्रदेश से उन्होंने सबसे ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिए, वहां पर वैसे ही वो सफाया होने के कगार पर हैं, क्या उस पर वो बाकायदा स्टैंप लगाने के लिए भी तैयार होंगे? दोनों तरफ के इंटरेस्ट भी तो जुड़े हुए हैं ना इस पेंच में। नहीं संदीप, ये तो वो तस्वीरें जो हमें सामने दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर एक मूल सवाल इस बात को लेकर ये सारे गठबंधन के साथी एक साथ क्यों आने को तैयार हुए? क्या इनकी क्या इन्होंने एक दूसरे कोई रिश्ते गांठ रखे हैं? क्या कोई रिश्ते नहीं गांठे। सबको मालूम है कि 1-2 सीट के चक्कर में अगर गठबंधन टूटा तो 2024 के बाद इसमें आधी पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी नहीं और आधे नेता जेल के अंदर होंगे। तो अब आपको यह तय करना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस को 2 सीटें देनी है या नहीं देनी है, या नरेंद्र मोदी को आप 2024 में आने दीजिए, बीजेपी को आने दीजिए, उसके बाद पश्चिम बंगाल की सरकार वहां बचेगी नहीं बचेगी, अभिषेक या बनर्जी जेल में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये आज की तारीख में ये पहला मौका है भारत के इतिहास में जब सारे गठबंधन के साथी इसलिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उनके अपना अस्तित्व खतरे में है। 77 में ऐसा नहीं था, इमरजेंसी जरूर थी, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी खत्म नहीं हो रही थी, या 1989 में भी ऐसा नहीं था। आज की तारीख में संकट इसी बात को लेकर यह है कि अब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद क्या अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे, और अगर जेल में गए तो क्या दिल्ली के अंदर उनकी सरकार बचेगी? क्या उनकी पार्टी बचेगी? जब संकट अपनी पार्टी के अपने सर्वाइवल को लेकर हो जाए, पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, तो वैसे में संजय निरुपम क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, राहुल गांधी अगर कुछ बोलते हैं, खड़गे साहब अगर कुछ बोलते हैं, नीतीश कुमार कोई बात कहते हैं, या उद्धव ठाकरे कोई बात कहते हैं, तो उसका मतलब होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना मेरी राजनीति की समझ है कि आज की तारीख में इनमें से गठबंधन के किसी भी दल की हैसियत ऐसी नहीं है कि वो 2 सीटों के लिए इंडिया गठबंधन को तोड़ने की हिमाकत कर सके। अगर करेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम इंडिया गठबंधन के लोगों को होगा, और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के कांधों पर आएगी गाहे बगाहे। ये कांग्रेस के कांधे की बात ही नहीं है, सब एक कश्ती में सवार है, सामने से तूफान आ रहा है, आप मिलकर इस कश्ती को किनारे कर सकते हैं तो ठीक है। अगर कांग्रेस का स्टेक ज्यादा लगता है, नहीं, मैं ये सवाल इस संदर्भ में पूछ रहा हूं आशु, ये सवाल नहीं, मैं ये सवाल इस संदर्भ में पूछ रहा हूं कि क्षत्रपों को उनके मन में एक चिंता है, भाई अखिलेश यादव को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक अनब्लॉक कहीं सारा कांग्रेस के पास ना चला जाए, तो दरिया दिली दरअसल क्षत्रपों से जब तालमेल किया जाएगा कांग्रेस को झुकना पड़ेगा ज्यादा। मेरा सवाल इस संदर्भ में था, इस कॉन्टेक्स्ट में था। संदीप, ये प्रश्न देखिए, मैं अभी बता दूं, इस पूरे खेल में जिस एक पार्टी का सर्वाइवल जो है सबसे ज्यादा स्टेक पर नहीं हो, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आज भी कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर 20% वोट पर बैठी हुई है, और कम से कम 10 राज्यों के अंदर वो या तो सरकार बनाने की स्थिति में है या प्रमुख विपक्षी दल है 40% वोट के साथ। ममता बनर्जी की पार्टी को सोचिए, अगर ममता बनर्जी जेल चली गई तो क्या होगा? पार्टी सर्वाइव करेगी? अरविंद केजरीवाल की पार्टी सर्वाइव करेगी? अखिलेश यादव की पार्टी सर्वाइव करेगी? जेडीयू सर्वाइव करेगी? आरजेडी सर्वाइव करेगी? प्रश्न तो इनके अपने एग्जिस्टेंस को लेकर है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कांग्रेस पार्टी को ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा या सबको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आज की तारीख में सवाल, अन्यथा ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कभी नहीं पटी, ये हकीकत है। आज क्यों साथ आ रहे हैं? साथ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि साथ रहेंगे तो लड़ पाएंगे।
और देर सवेर दिक्कत क्या, ममता बनर्जी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, अखिलेश यादव बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, आरजेडी बीजेपी के साथ नहीं जाती, अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। तो मतलब इनको जो रहना साथ में है। मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं कि ये आर पार तो हो रहा है और ये चलेगा अभी, लेकिन अस्तित्व का खतरा इतना बड़ा मंडरा रहा है राजनीतिक दलों पर, विपक्षी खेमे के एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस है वो मजबूर करके सबको साथ ला देगा। आप किस तरह से देखते हैं इसे? मुझे लगता है कि गठबंधन तो बन ही जाएगा, कम से कम मुझे उसमें बहुत कम संभावना इस बात की, ये आशंका कह लें कि लगती है कि गठबंधन नहीं बनेगा और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या मोदी सरकार जो भी आप कह लें उसके खिलाफ उनको लड़ना उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है, राजनीतिक ज़रूरत भी है, दोनों है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आज पहली बार हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है जो विनोद साहब ने कही और आशुतोष ने कही कि कॉम्प्लेक्स इशू होता है गठबंधन का, लेकिन ये इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो 1977 में था। मैं याद दिलाऊं आपको, वहाँ तो पार्टियां सब मर्ज हो गई थी, पार्टियों को ही ख़त्म कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण ने सारी पार्टियों को मिलाकर किया था, तो ऐसा नहीं होता। 1989 में वीपी सिंह के साथ लेफ्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल धुर विरोधी लेफ्ट और राइट साथ आ गए थे, तो इसलिए इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता कि नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि एक काम होना चाहिए कि सभी लोग जीरो से शुरू करें, इस फाइल को पूरी की पूरी क्लियर कर लें और फिर सब बैठकर उस पर बात करें कि क्या करना है। अभी तक जो संकट दिखाई देता है सार्वजनिक तौर पर वो ये है, जो हम लोग बार बार चर्चा करते रहे कि 4 बैठकों के बाद भी ये नहीं लग रहा कि ये लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ हो रही है या बीजेपी सरकार के खिलाफ। अभी तो लग रहा है आपस में ही लड़ रहे हैं। तो कम से कम ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए और बिल्कुल इस बात से ठीक हो कि जो जो लोग बयान देते हैं, संजय निरुपम साहब दे, संजय राउत दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इस बात से भी थोड़ा सा कम इत्तेफाक रखता हूं कि एमईए के बयान को भी औपचारिक मानना चाहिए, क्योंकि एमईए भी जो है जब बाउंड्री इश्यूज होते हैं, बॉर्डर इशू होते हैं, वो अलग रखता है और प्रधानमंत्री के लेवल पर, हम सरकार के लेवल पर अलग तरीके से बात करते हैं। तो इनके बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसका इंप्रेशन ये बनता है कि ये लोग एकजुट नहीं है, एक लड़ाई नहीं लड़ रहे। इसमें एक बड़ा सवाल क्या विजय ये भी है, और मैंने ये शुरुआत में कहा भी, बिहार और हम महाराष्ट्र की बात करें और पश्चिम बंगाल में भी हमारा एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो सर्वे था, यहां पर आप दरअसल एनडीए से आगे हैं, आप बीजेपी को इन इलाकों में हरा रहे हैं, पर वहां भी पेंच अटके हुए हैं अभी। नहीं, वो इसीलिए क्योंकि वो तीनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। बल्कि मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन के लिए वो ही तीनों राज्य हैं जहां वो एनडीए से थोड़ा सा आगे निकल सकते हैं, या जो भी इजाफा उनको करना है उसमें कर्नाटक भी वहां पर सीधी लड़ाई है, यहां पर गठबंधन आएगा प्ले में, तो उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में ममता बनर्जी वहां पर 80-20 जैसी पोजीशन में, 80-20 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं लेकिन 80-20 है। और बिहार में भी कमोबेश वही हालत है। महाराष्ट्र में थोड़ा सा मिला जुला खेल है, वहां दोनों तीनों को मिलकर आना चाहिए। और ये समझने, मैं कह रहा हूं कि सब लोग अपनी स्लेट को साफ कर दें, जीरो कर दें। अपने हितों को कितनी तिलांजलि देने के लिए तैयार हैं, ये भी तो खेल आएगा ना। नहीं, लेकिन भाई कांग्रेस के अंदर उनकी स्टेट लीडरशिप तो कहेगी पंजाब में 13 की 13 लड़ो जी, यूपी वाले कहेंगे जी हम 30 सीटों पर लड़ सकते हैं या हम 35 पर लड़ सकते हैं। कई बार स्टेट लीडरशिप कभी इससे नीचे ताल ठोकेगी। कई बार होता है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनावों की भी चिंता कर रहे हैं, संगठन की भी चिंता कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि ऑपरेशन टेबल पर जिंदगी बचाने के लिए अपनी पैर काटने की इजाजत देनी पड़ती है। तो आज जिंदगी बचाने का, और खासतौर से अभी 2024 की लड़ाई, और ये कोई ऐसा परमानेंट है क्या 7 फेरे लिए? आजकल तो 7 फेरों में भी कोई भरोसा नहीं है कि अब जिंदगी भर यही चलेगा। 2024 के बाद फिर से हो सकता है अलग अलग लड़ाई लड़े। आपने एक अच्छी लाइन दी, अब ऑपरेशन टेबल पर हैं, पैर कटवाने के लिए भी तैयार रहना होगा, जान बचानी है तो। देखिए जो लोग ये होता दिख रहा है क्या अभी? देखिए जो लोग विपक्ष को एकताबद्ध होते देखना चाहते हैं, उन्हें ये देख के बड़ी बेचैनी होती है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दिसंबर में तैयार हैं और ये लोग जनवरी की बात कर रहे हैं। पता नहीं जनवरी में भी एकता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई 16 महीने हो गए ना, मेरा कहना ये है, बना संयोजक नहीं, ठीक बात है, समन्वय समिति नहीं, वो कौन सी बनी थी 11 सदस्य। देखिए हम सब लोग इन प्रश्नों की खूब आलोचना कर चुके हैं एबीपी के मंच पर है। मेरा कहना यह है कि हम लोगों को एनडीए से इंडिया की तुलना इस मामले में नहीं करनी चाहिए। एनडीए जिस दिन बना था उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का, उस पर नेतृत्व सब लोग, जो एनडीए में आएगा मतलब है कि भाजपा का नेतृत्व उसे मानना पड़ेगा। जो एनडीए में आएगा उसे भाजपा का जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा है उसको अपना चेहरा मानना पड़ेगा। ये पहले दिन से है। जब अटल अडवाणी ने बताया तब भी यही था,
जब अडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तब भी यही था, अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा था यही है। जब भाजपा चाहती है तो एनडीए में जान फूंक देती है, जब चाहती है तो उसके प्राण निकाल लेती है, जब चाहती है तो बैठक बुला लेती है, केवल मोदी जी बोलते हैं चले जाते हैं और मीटिंग खत्म हो जाती है। तो दोनों में बिल्कुल अलग अलग किस्म के गठजोड़ हैं। इसमें यही सब होगा जो हो रहा है, जो अभी होते दिखाई पड़ रहा है, ये इसमें गठजोड़ की तरफ जाने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शुरू में ऐसा होगा, लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि अभी विजय भाई ने कहा और हमारे दूसरे वक्ताओं ने कहा, आशुतोष ने कहा, ये सारा का सारा जो है धीरे धीरे एक गठजोड़ की तरफ चलता चला जाएगा, क्योंकि इसके बिना और कोई उनके सामने चारा नहीं है। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है, मुझे पक्का यकीन है। 2014 में जो विपक्षी दलों की एकता का जो सूचकांक था वो जीरो था, 2019 में भी जीरो था, लेकिन इस बार जीरो नहीं रहेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है। और इसी के और अंदर एक और हाँ, कांग्रेस का मानस क्या है ये भी देख लीजिए। हाँ। अभी जो कांग्रेस का स्थापना दिवस हुआ, ठीक है, उसमें इंडिया गठबंधन के लोग वहां मौजूद नहीं थे, कांग्रेस ने अकेले अपना कार्यक्रम किया, होते तो अच्छा था। लेकिन अब राहुल गांधी का भाषण देखिए। राहुल गांधी हर बार ये कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो ये नहीं कहते हैं कि कांग्रेस ऐसा करेगी, वो कहते हैं इंडिया अलायंस ऐसा कर सकता है, भाजपा ऐसा नहीं कर सकती। इंडिया अलायंस, बार बार वो इंडिया अलायंस का नाम लेते हैं। पर भारत न्याय यात्रा में न्योता नहीं होता, फिर बाद में दिया जाता है कि जिस नहीं, भारत इलाके से निकलेंगे भारत तब न्याय हमारे यात्रा साथ का जो चलिए। स्ट्रक्चर है वो थोड़ा उससे अलग है भारत जोड़ो यात्रा से, और उसमें वो निश्चित रूप से जो स्थानीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक हैं उनकी मदद भी लेंगे, उनके साथ तालमेल भी करेंगे और उनकी उसमें भागीदारी भी भाई मणिपुर सुनिश्चित से करेंगे। 14 तारीख को आप शुरू कर रहे हैं, 28 के 28 नेता वहां दिख जाते तो अच्छी फोटो आप बनती। ठीक है, ये हम लोगों की इच्छा है, लेकिन नहीं, उन इच्छा लोगों- नहीं, उन लोगों मेरा का तरीका सवाल है, क्या है? अपनी कोई इच्छा नहीं। हाँ। जो जैसा करे वो अपना नहीं, वो ठीक है। अपना संभालेगा। हाँ, वो सरकारी बसों पे लिखा होता है ना, सरकार सवारी अपने सामान और जान के लिए खुद जिम्मेदार है। राजनीतिक दल अपने जान सामान अपने वोट के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो मेरा कहना हमारा है तो कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए है उससे हम इसकी बिल्कुल तुलना न करें, उसके आईने में, उसकी शैली के आईने में इसकी शैली को न देखें। अभी तो इस गठबंधन को अपना बहुत कुछ दिख करके दिखाना है, जिस पे हम लोग लगातार कहते रहते हैं, उसकी आलोचना करते रहते हैं, उससे उम्मीदें करते रहते हैं, अपनी निराशाएं, अपनी हताशाएं व्यक्त करते रहते हैं। ये है स्थिति ऐसी। लेकिन दिबांग इसमें, हाँ प्लीज। एनडीए का जो अभय जी ने जिक्र किया उसमें कि वाजपेयी जी के एनडीए में आप याद कीजिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तीनों कोर इशू को बैक बर्नर पर रख दिया था, ताकि वो गठबंधन को बनाकर रखना चाहते थे। तो गठबंधन के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। आज तो एनडीए ने वो सारे के सारे इश्यूज को पूरा कर लिया, लेकिन वाजपेयी सरकार में तो उन तीनों जो बड़े कोर इशू थे उनको छोड़ दिया था ना। नहीं, पर असल बात तो अभी भी वही सीटों का बंटवारा अटका हुआ है। और यहाँ पर थोड़े से आंकड़े एक बार रिफ्रेश कर दे दिबांग दर्शकों के जहन में। भाई 190-200 सीटें सीधी फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की। सक्सेस रेट बीजेपी का वहाँ 91%, जहाँ त्रिकोणीय है वहाँ पर वो गिरकर 57%, जहाँ चौतरफा मुकाबला हो, शतरफ ज़्यादा मजबूत है, वहाँ तो 43% आ जाता है। तो दरअसल क्या कांग्रेस को, और जो ये ताल ठोकी जा रही है शिवसेना करे या नीतीश करें या ममता करें कि भैया हमारी बात माननी होगी, आपकी असल ताकत या मजबूती तो उन 190-200 सीटों पर आपको दिखानी है जहां हमारा कोई लेना देना नहीं है। दरअसल आपकी सीधी टक्कर बीजेपी से है। या आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी दिबांग, देखिए, आप आंकड़े बता रहे हैं, मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। देखिए, ये जो 4 राज्य हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, यानी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक। 158 सीट्स हैं, 158 इसमें सीटें हैं। इसमें 125 इस समय एनडीए गठबंधन के पास है, 83 तो केवल बीजेपी के पास है। ये वो राज्य हैं जहां बातचीत करनी चाहिए कांग्रेस को, और एक नहीं कई कदम पीछे रह के बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इन लोगों का बहुत ज्यादा बेस नहीं है। महाराष्ट्र में जरूर ये बात कर सकते हैं, कर्नाटक। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस तरह से करिए जो पहले होता रहा है। और आपको अगर याद हो, और चूंकि हमने तो ये अपोजिशन की पॉलिटिक्स बहुत बार कवर की है, तब होते थे सीताराम येचूरी, तब होते थे जयपाल रेड्डी सरीखे लोग जो बिहाइंड द सीन काम करते थे। हो ये रहा है कि कांग्रेस ने 5 सदस्यीय टीम तो अपनी बना दी है, लेकिन वो 5 सदस्यीय टीम सिर्फ कांग्रेसियों से बात करेगी।
अरे ऐसी टीम बननी चाहिए जिसमें सभी दलों के जो भी घटक दल हैं उनके नेता शामिल हों और सेकेंड और थर्ड रंग के लीडर्स हों, युवा लीडर्स हों और जिनकी अच्छी खासी बातचीत हो, अंडरस्टैंडिंग हो सबसे जो शीर्ष के नेता हैं उनके साथ। वो और किस वो मुहूर्त आपस का में इंतजार बातचीत किया करें जा और रहा फिर है? तय ये करें। बड़ी, अगर आपको लगता ये सिंपल कॉमन सेंस की बात है दिमाग, किस मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? बिल्कुल। और देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता रहा है, ऐसा होता रहा है कि आप सेकेंड रंग लीडर्स को, पावरफुल लीडर्स को एम्पावर कीजिए, उनसे कहिए भाई शीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाओ, उनसे कहिए आप ये जो भी हम लोग कर रहे हैं इसमें हमारा झंडा क्या होगा, हमारा प्रोग्राम्स क्या होंगे, उनको चॉकआउट करो। वो युवा नेता हैं, वो आपस में अंडरस्टैंडिंग करके कर लेंगे। बड़े नेताओं में बातचीत करने में हिचक होती है, वो कुछ कहते हैं उसका अलग मतलब निकाला जाता है। तो ये जो एक एम्बैरेसमेंट है, और देखिए मीडिया बहुत ज्यादा आपके साथ है नहीं फिलहाल, मीडिया आप थोड़ी भी गलती करेंगे तो मीडिया आपको टोकेगा, काटेगा, मारेगा। तो आप उस गली में जाते क्यों हैं? आप अपने युवा नेताओं को सामने लाइए, हर पार्टी में ऐसे युवा नेता मौजूद हैं। आप उनको सामने लाइए, उनको एम्पावर कीजिए, उनसे सीधी बात करवाइए, उनसे घंटों 24 घंटे उनकी मीटिंग करवाइए, रास्ता निकलेगा। एक ये तरीका है। मेरे ख्याल से कांग्रेस को इसमें थोड़ा बैक सीट पर बैठना चाहिए। केसी त्यागी सरीखे लोग हैं जेडीयू की, अगर मैं बात करूं तो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने ये काम कई बार किया हुआ है, जो आप कह सकते हैं कि इस खेल के बिल्कुल घात खिलाड़ी हैं। आप उनका सहयोग लीजिए, उनसे बातचीत करवाइए और तब ये बिना खटपट के चीज आगे बढ़ेगी। क्योंकि विजय कह रहे, बाकी लोग भी कह रहे कि भाई एक बन तो जाएगा, अभय भी ये कह रहे भाई बन जाने की बात नहीं है, आप कैसे बनाते हैं, आपका रास्ता वहां पहुंचने का कैसा रहता है, इससे भी आपके वर्कर्स ही नहीं जनता में भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा। और ये जो आपने चार राज्यों का जिक्र किया दिबांग, एक मिनट, जो चार राज्यों का आपने जिक्र किया, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका, 158 सीटें हैं। हमें यूपी को इग्नोर हम नहीं कर सकते। वहां पर गठबंधन क्या शक्ल अख्तियार करेगा और वहां पर आप कितनी दरियादिली दिखा सकते हैं? अगुवाई क्या अखिलेश करेंगे? मायावती तो कह रही है मैं तो 40 की 40 सीटें बिहार में भी लड़ने वाली हूं। तो अभी वो 80 सीट वाला पेंच भी तो बहुत बड़ा पेंच है। मैं ये कह रहा हूं कि बाकी सीटें जहां पर आपका एक तरीके से सुपड़ा साफ है, बाकी जहां पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप क्यों सारी की सारी सीटों पर फोकस कर रहे हैं? आप 4 या 5 सीटें फोकस कीजिए। हमने देखा है ये जो 3 राज्यों जो अभी चुनाव से गुजरे हैं, जिनमें अभी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 65 सीटें हैं, 62 बीजेपी गठबंधन के पास है, 3 सीटें आप लोगों के पास हैं। आप इन तीनों राज्यों में 5-5 सीटों पर ही फोकस करिए, वहां लड़िए, सब मिलकर लड़िए। बाकी मैं ये तो कह रहा हूं कि इस तरह की बातें जो मैं ये कह रहा हूं, ये मैंने पहले सुनी हुई हैं इन शीर्ष नेताओं के, जिनके मैंने नाम लिए, जो अब नहीं है, कई उनमें से कई तो जिंदा भी नहीं है। ये सारा पहले हो चुका है। कोई ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत नई चीज बना रहे हैं। आपको पिछले जो अनुभव हैं उनसे सीखना है, पर उन उन पर भरोसा अनुभवों करते में हुए युवाओं को सामने लाना है। एक कसैला स्वाद भी तो कांग्रेस के मुंह में छूटा है ना, कड़वाहट की। शत्रपों को ज्यादा ताकत दे दोगे तो उन इलाकों में सुपड़ा साफ हो जाता है। कांग्रेस यूपी में कहीं की नहीं रही, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, कि भाई और दे देंगे तो बिल्कुल कहने को जीत गए पर खुद हार गए। पर मैं ये कह रहा हूं जिस राह में आप चल रहे हैं अभी, उसमें तो जहां मौजूद है वहां भी नहीं रहेंगे। आप एक रास्ता तो निकालिए। इस समय चूंकि बाकी सारे दल, क्षेत्रीय दल जो हैं, वो बार बार आपसे कह रहे हैं आप बड़ा दिल दिखाइए, और इसको बड़ा दिल दिखाना ही चाहिए। आपकी सीधी लड़ाई जहां जिन जिन राज्यों में बीजेपी से होती है वहां आप लड़िए ना, वहां तो आपको कोई पूछ ही नहीं रहा। पिछली बार भी अखिलेश मांगते रह गए, आपने वादा भी किया, पर मध्य प्रदेश में तो आपने सीट नहीं दी उनको। उन राज्यों में लड़िए खूब, जहां आपकी सीधी टक्कर बीजेपी से है, उन राज्यों में आप खूब लड़िए, जितनी सीटें, जितना जोर से लड़ना चाहिए लड़िए। पर ये जो राज्य हैं, ये क्रूशल राज्य हैं, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं ही नहीं बोल रहा हूं क्रूशल, बीजेपी के शीर्ष के नेता भी मान रहे हैं कि ये राज्य बहुत क्रूशल है। और दो राज्य तो बहुत उसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बिहार, महाराष्ट्र, और तीसरा राज्य बंगाल। ये बहुत क्रूशल राज्य हैं, और जो आंकड़े हैं, बहुत इनमें बहुत सीटें हैं।
अगर आप जोड़ के देखिए, अपने किसी एनवलप के पीछे भी जोड़ लीजिए, तो यहां अगर मामला गड़बड़ाए तो बड़ा मामला गड़बड़ा सकता है, बड़ा असर पड़ सकता है। और यहां पर स्थानीय नेता जो हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, वो करिश्माई नहीं नेता नहीं, हैं, इसमें यंग सीधा नेता हैं गणित और है। अच्छे अगर नेता यहाँ हैं पर उनमें। आप एनडीए उन पर को, भरोसा नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं सीधा आंकड़ा है। अगर इन इलाकों में, इन 158 सीटों में आप डेंट मार देते हैं 50-60 सीटों का, तो बाकी कोई ऐसे नए इलाके नहीं है जहां पर बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाती हुई दिख रही है। यूपी में एक संभावना अभी भी बनी हुई है, बाकी कोई राज्य नहीं है यहाँ। या तो वहां मैक्स कर रखा है या वहां पर इनरोड्स ही नहीं हुए। आशु, आपको जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, देखिए, ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, देखिए, तीन चीजें हैं जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम उत्तर प्रदेश के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो आज की तारीख में 5 ऐसे स्टेट हैं जहां 6 स्टेट हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सीटें आप जोड़ के देख लीजिए। 135 में सिर्फ 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं। 135 में 14 सीटें, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, पंजाब और उड़ीसा। अगर आप इसमें 2 वल्नरेबल स्टेट्स को जोड़ लीजिए, बिहार और महाराष्ट्र। बिहार और महाराष्ट्र वो है जहां आज की तारीख में बीजेपी को भी नहीं पता कितनी सीटें उनको आने वाली, और पिछले 2019 के चुनाव में इनको 88 में से 45 सीटें आई थी। अब ये जो टोटल आंकड़ा मिलकर होता है 223 सीटों का, 543 में 223 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। अगर इन राज्यों के अंदर ये जो गठबंधन है, मुझे लगता है कि ठीक ठाक तरीके से यहां गठबंधन हो जाएगा। मुझे गठबंधन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती है। अगर ये जनवरी के अंत तक भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो चलिए, दिक्कत आखिरी यह है कि सवाल, क्या अखिल भारतीय स्तर पर वो होता है या नहीं? आंकड़े तो बहुत कुछ, दे फ्लैटर टू डिसीव, जो अंग्रेजी में कहते हैं। विजय भाई, 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा। ये सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा या हो जाना चाहिए? सीटों का बंटवारा जितना जल्दी हो जाए वो कब अच्छा तक है। होता दिख रहा है? मुझे लगता है 15-20 दिन कम से कम और लगेंगे कि जिसमें ये अबे काम दुबे, हो और जाए। 15 जनवरी तक हो जाना चाहिए, 15-20 जनवरी तक हो जाना विनोद चाहिए। शर्मा, कोई टाइमलाइन आपको दिखती है या अटका रहेगा मामला? है टाइम। भैया ऐसा है कि तुम बार करें दरिया दिल्ली दिखाओ। अरे कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल में क्या दरिया दिल्ली दिखानी है, बिहार में क्या दिखानी है, उत्तर प्रदेश में क्या दिखानी है? ज्यादा सीटें ना मांगे। मुझे रास्ता मुश्किल नहीं नजर आ रहा बिल्कुल भी। और ये जो आपका सिनिसिज्म है वो मैं शेयर नहीं करता हूं। और जो आंकड़े हम दे रहे हैं, क्या समझते हैं, उन लोगों को पता नहीं है आंकड़े। सवाल सीधा सिंपल सा है। विनोद जी, आपने सिनिसिज्म जो शब्द इस्तेमाल किया, मैं दरअसल वो पौध हूं जो आप, विनोद शर्मा, विनोद दुआ जैसे लोगों ने तैयार की और सिखाया यही शुरुआत से कि सिनिसिज्म होनी चाहिए। पत्रकार का मतलब ही है थोड़ा सा सिनिसिज्म रखनी चाहिए। अभी ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट गया नहीं और आप कह रहे हो मर गया। ये पर मैं डॉक्टर थोड़ा हूं, है ना। मैं डॉक्टर थोड़ा हूं, देखो मेरी मैं तो ब्रॉडकास्टर हूं। देखिए मेरी बात सुनो। देयर वुड बी नो प्रॉब्लम इन बिहार, नो प्रॉब्लम इन महाराष्ट्र। थोड़ी सी होगी प्रॉब्लम महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेफ्ट हो सकती तो है। कब तक हो जाएगा? कर्नाटक में इनको कर लेना चाहिए टू मिड जनवरी। दिबांग, आपको लगता है कोई टाइमलाइन आप दे पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है और मिड जनवरी 20 जनवरी के आसपास हो जाएगा। और अगर नहीं भी हो जाता तो संदीप, एक और नया टर्म खूब चलेगा, फ्रेंडली फाइट। आप देखिएगा कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो जाएगी। पर मैं कह रहा हूं फ्रेंडली फाइट भी कर लीजिए, आपसी घटक भी लड़ जाएंगे कई जगह, उसका नाम उसका हो जाएगा फ्रेंडली फाइट। वो तो भी हो चलिए, जाएगा। मतलब 15 जनवरी यहाँ पर सब वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कुछ आ जाना चाहिए। 14 तारीख वैसे मकर संक्रांति भी है, उसी दिन भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे। तो ये महासंक्रांति के बाद कोई क्रांति होगी या क्रांति जो होनी है वो पहले ही हो जाएगी और उसके बाद कुछ खाका इंडिया का भी सामने खिंच जाएगा और सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी सामने आ जाएगा क्या? इंतज़ार करेंगे। तब तक आज इतना ही।